संहिता का मूल मंत्र नागरिक प्रथम। जी हां, हमारा आज का विशेष इस पर चर्चा हम करेंगे। न्याय संहिता का जो मूल मंत्र है वो नागरिक प्रथम है, और किस तरह से नागरिक प्रथम है, किस तरह से ये जो नए कानून हैं वो आए हैं और उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है, उस पर हम चर्चा करें। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। आशुतोष कुमार मिश्रा जी, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे मेहमान अनिल कुमार जी हैं जो कि CAPT से जुड़े हुए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं अनिल जी से करना चाहूंगा। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये कानून बने और उसके बाद से 1 जुलाई से ये अब इम्प्लीमेंट हो गए हैं, किस तरह की चीजें, पहले जब ये कानून थे पुराने कानून और अब नए कानून, क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ समाज में लोग जो हैं, जो जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि सिटीजन फर्स्ट, नागरिक प्रथम, इसकी भावना इस कानून के जरिए किस तरह से दिख पा रहे हैं? थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि हम सभी ने अभी देखा इस समाचार में, आपने देखा है इस शो में, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो इस बात पर जोर दिया गया कि नागरिक प्रथम, हमारे कॉलोनियल जो कानून थे उनसे बाहर आकर हमारे ये जो नए कानून बने हैं इसमें नागरिक प्रथम की बात कही गई है। तो अनेक ऐसे प्रावधान हैं, क्योंकि ये शो में हमारे पास समय कम रहेगा, इसलिए अति संक्षिप्त रूप से मैं कुछ कतिपय बिंदुओं पर बात कहना चाहूँगा। जी जी। ऐसे प्रावधान हैं जिनमें सबसे पहले जो FIR, जो बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण होती है आपराधिक कानूनों में, FIR की प्रक्रिया का सरलीकरण हो। तो अब E-FIR और जीरो FIR, जी, ये जो कंसेप्ट थी पहले थी, लेकिन केस लॉज, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो केस लॉज हैं उनके आधार पर थी, लेकिन अब कानून की संहिताओं में इनके आ जाने से इनका अनुपालन बहुत अच्छे तरीके से हो सकेगा। बिल्कुल। तो E-FIR तो अभी आजकल जो समय है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समय है, तो कोई भी विक्टिम या कंप्लेनेंट जो शिकायत करना चाहते हैं तो वो किसी भी माध्यम से, जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, उनके माध्यम से वो कर सकेंगे। दूसरी चीज, एक थानाध्यक्षों के बीच में, थानों के बीच में जुरिडिक्शन का सवाल रहता था। कहीं कोई क्राइम हो गया तो वो एक दूसरे से बचना चाहते थे, आपका है किसका है। तो अगर कोई कहीं विक्टिम गए, कहीं कंप्लेनेंट कहीं गए थाना में, तो वो टाल मटोल करना चाहते थे। लेकिन अब ये हो गया कि आप कहीं भी घटना घटित हुई है, लेकिन विक्टिम किसी भी थाना पर जाएंगे, वहां सूचना देंगे, तो उन थाना अधिकारियों का कर्तव्य होगा कि उनकी उस सूचना को, FIR को रिकॉर्ड पर लाएं और उसे अनिल जी जीरो FIR कहा जाता है, इसीलिए उसको जीरो FIR कहा जाता है। ठीक है। और इसी तरह से पुलिस सिटीजन फर्स्ट, न्याय मिले लोगों को, इसलिए पारदर्शिता बढ़े, पुलिस की जवाबदेही बढ़े, इसलिए सभी मामलों में जितनी भी सर्च एंड सीजर की कार्रवाई, जब्ती तलाशी की कार्रवाई पुलिस करेगी, तो उनमें उन्हें अनिवार्य रूप से उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करानी है। सफ़ी मोहम्मद वर्सेस हिमाचल प्रदेश का जो मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था, उसको अब कानून का हिस्सा, वो जो भावना थी जजमेंट में दर्शाई गई थी, उसे कानून का हिस्सा। अब जो आरोप लगते थे पुलिस पर कि इन्होंने जबरन ये दिखा दिया, ऐसा कोई सामान आपत्तिजनक हमारे पास से बरामद नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने ऐसा दिखा दिया, इस तरह की चीजें अब गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि सभी पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी है। और अनिल जी, जिस तरह से इस कानून में कहा गया है कि पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, और पहले जब इस तरह की व्यवस्था नहीं थी तो लोग उसका एक गलत फायदा उठाते थे, या फिर साक्ष्य को लेकर कई बार दिक्कतें होती थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसको आप रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, और ये सारी चीजें मान्य भी होंगी कोर्ट में। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। और इसी तरह से टेक्नोलॉजी का पूरा जो अधिकतम उपयोग है न्यायिक प्रक्रिया में, वो सुनिश्चित किया जा रहा है। सभी तरह की, सभी चरणों में, सभी कार्रवाई की सभी चरणों में टेक्नोलॉजी का, IT टेक्नोलॉजी का लाभ उठाया जा सकता है। सम्मन्स भी उसके जरिए सर्व किए जा सकते हैं, सुनवाई भी की जा सकती है। अलग अलग उन चरणों के संबंधित कानूनी प्रावधानों में, धाराओं में उल्लेख है। इसके अतिरिक्त जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 530 है, उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी प्रकार की, किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई
ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा सकेगी। तो इस तरह की ये चीजें हैं, और जो टाइमलाइंस जिनकी बात आपने खुद कही, जो आपने दिखाए अपने ग्राफिक्स के माध्यम से, जो अभी भी डिस्प्ले हो रहे हैं अपने इस शो में, बहुत अच्छा है, आपने ग्राफिक्स तैयार किए। तो उनके माध्यम से भी हम देख पाते हैं कि ये इसको समयबद्ध न्याय मिल सके, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी फरमाया कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो उस चीज से बाहर निकालने के लिए हमारे न्यायिक तंत्र को और नागरिकों को सहज सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए। अनिल जी, एक और सवाल है, फिर मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगा। अनिल जी, सवाल ये कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा और आप सभी जानते हैं कि इस पूरे कानून में महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए एक अलग ही अध्याय है, जिसमें कि डिटेल से, विस्तार से बातें की गई हैं कि अगर उनके खिलाफ किसी तरह की एट्रोसिटीज होती है तो क्या कुछ उसके लिए प्रावधान है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, इंडियन पेनल कोड में, पुराने कानून में जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसमें ये महिला और बच्चे संबंधी प्रावधान 5 अलग अलग अध्यायों में बिखरे हुए थे और इनके लिए अलग से कोई अध्याय नहीं था। लेकिन अभी हमारी भारतीय न्याय संहिता 2023 में ये इनके लिए अलग से अध्याय 5 है, जो ओवरऑल दंड की व्यवस्था करने वाला प्रथम अध्याय है। उससे पहले और डेफिनेशन, प्रिलिमिनरी और उस तरह के चैप्टर्स हैं 4, लेकिन दंड की व्यवस्था करने वाला प्रथम अध्याय के रूप में भारतीय न्याय संहिता में रखा गया है महिला और बच्चे के विरुद्ध अपराध। तो पुराने कुछ जो पहले से थे उनमें और कुछ मामलों में सख्ती और बरती गई है, और इसके अलावा सेक्शन 69, धारा 69 और धारा 95, ये नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं और कई जगह जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आशुतोष जी, अब आपको मैं चर्चा में लाना चाहूंगा। जैसा कि हमने कहा कि स्पीडी जस्टिस पर काफी, इस पर ध्यान दिया है, काफी फोकस दिया गया है। पहले के कानून में जैसा कि कहा कि तारीख पर तारीख, और इस तरह से जो बोझ है जुडिशरी पर वो लगातार बढ़ने का काम होता रहता था। लेकिन अब क्या लगता है कि इस नए कानून के बाद से, इंप्लीमेंट होने के बाद से, जो बोझ है वो कम होगा और स्पीडी जस्टिस जो है वो इंश्योर हो पाएगा?